हेलो डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है उसके VVI क्वेश्चन को बताऊंगी। ये सारे जो अभी एग्जाम आने वाले हैं इस दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तविक संख्या का जो पहला चैप्टर है उससे VVI क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना है, वही सवाल सबको मैं ली हूँ यहाँ पर, तो इसे अच्छे से सीख लीजिएगा। इसमें NCERT बुक और बिहार बोर्ड मॉडल पेपर जो है उससे भी लिया गया क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहला सवाल बनाएंगे जो कि NCERT बुक में दिया हुआ है। सवाल है 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने की बात कहेगी तो उसका एक फार्मूला होता है, उससे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देख लेंगे जो संख्या बड़ी होगी इसको A मानेंगे और जो संख्या उससे छोटी होगी इसे B मानेंगे। तो 867 और 255 में 867 बड़ा है तो ये हो जाएगा 867, ये बराबर हो जाएगा 867 और छोटे वाले संख्या को हम B मान लेंगे तो 255 हो जाएगा B। अब इसका जो सूत्र होता है वो लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या विभाजन एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं। तो देंगे विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ प्लस R। A में हो जाएगा 867 और B जो है 255 है तो B की जगह पर हम लिख देंगे 255। अब Q और R हमें चाहिए तो एक फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य बराबर ये भाज्य दिया हुआ है, भाजक दिया है, भागफल और शेषफल चाहिए हमको। जब इसको इससे भाग देंगे तो हमें भागफल और शेष मिल जाएगा। तो 255 से भागा देंगे 867 में, यहीं पे हम रफ कर लेते हैं। तो 255 तिया हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 हाथ से 16, 3 6 1 7, 765, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1, 102। भागफल हो गया 3 और शेषफल हो गया 102। तो ये Q हो जाएगा और ये शेषफल R हो जाएगा। तो Q को जगह पर 3 देंगे तो BQ है तो B गुन्ने Q है तो यहाँ पे गुन्ने करके हम 3 देंगे प्लस शेषफल चाहिए R है 102 तो यहाँ पे लिख देंगे 102। इतना करने के बाद हमें B और R को लेना है फिर से। तो B को ले लेंगे पहले और उसके बाद हम लेंगे R को जो कि 102 है। ये तब तक लेते रहेंगे जब तक R 0 ना आ जाए, शेषफल जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये हम काम करते रहेंगे। और फिर से 102 में 255, 102 से 255 में भागा देंगे 102 और 255। 102 दूनी हो जाएगा 204, इसको घटाएंगे 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 2 कट जाएगा। अब जो भागफल आया है 2 आया है तो ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा R 51। तो गुन्ने 2 प्लस R है 51 तो 51। फिर से हम B और R को लेंगे क्योंकि R जो है अभी 0 नहीं आया है। तो 102 पहले लेंगे, R को बाद में लिया जाता है, R का जो मान रहता है। अब इससे इसको भागा देंगे तो 51 से भागा देंगे 102 में। 51 दूना हो जाएगा 102, पूरा कट जाएगा। तो गुन्ने भागफल 2 आया है, जब पूरा कट गया मतलब शेषफल क्या आ गया 0, 0 आ जाएगा तो हम काम रोक देंगे और इसका HCF अब निकल गया। 0 आने पर HCF निकल जाता है। चूँकि जब हम 51 से भागा दिए तो पूरा कटा है तो इसका HCF यही हो जाएगा 51। तो 51 हो जाएगा इसका HCF, ये इसका आंसर हो गया। 2 नंबर सवाल है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग कर 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही बनेगा। महत्तम समापवर्तक को इंग्लिश में HCF बोलते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा है 225, दोनों में 135 से बड़ा है 225, तो यहाँ A बराबर हो जाएगा 225 और छोटा वाला हो जाता है B हो जाएगा 135। फिर लिख देंगे विभाजन एल्गोरिथम से इसका सूत्र हो जाएगा A बराबर BQ प्लस R। तो बड़ी वाली संख्या 225 है, A की जगह पर लिख देंगे 225, B 135 है
और फिर वही 135 भाग देंगे 225 में। 135 से कहीं 135 लगेगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 1 31। अब यहाँ जो है भागफल 1 आया है तो गुने 1 कर देंगे, प्लस आर शेषफल 90 है तो यहाँ पर लिख देंगे 90। बी और आर को लिया जाता है, तो शुरू वाले यहाँ का और लास्ट वाला यहाँ का लिया जाता है। तो पहले वाले को पहले लेंगे, लास्ट वाला को उसके बाद लेंगे। 90 से भागा देंगे फिर 135 में, 90 इकाई 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4। भागफल 1 है, शेषफल 45 है तो गुने 1 प्लस शेषफल 45 है तो शेषफल 45 लिख देंगे। जब तक 0 नहीं आएगा यही काम करेंगे, ये संख्या और ये संख्या लेते रहेंगे जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। फिर 90 लेंगे, फिर 45 लेंगे, 45 से 90 में भागा देंगे, 45 दूनी 90 हो जाएगा, मतलब यहाँ कट गया पूरा तो शेषफल 0 हो गया। तो 2 दफ़ा में पूरा कट गया, शेषफल 0 आया है। तो इसका महत्तम समावर्तक लिखिए या HCF लिखिए। इंग्लिश में अगर लिखना है तो महत्तम समावर्तक, सॉरी HCF, हिंदी में लिखना है तो महत्तम समापवर्तक। इसका महत्तम समावर्तक हो जाएगा 45, क्योंकि 45 से भाग देने पर पूरा पूरा कट गया। अगला सवाल है 510 और 92 के आवाज़ गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसे आवाज़ गुणनखंड विधि से निकालना है, इसका HCF और LCM जो है आवाज़ गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम गुणनखंड कर देंगे जो संख्या दी रही। संख्या है 510, इसका गुणनखंड करेंगे, और 92 है तो 92 का भी गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है जब भी गुणनखंड करते हैं तो 2 से भाग देंगे 510 में। जब भी किसी संख्या को 2 से भाग दी जाती है तो वो संख्या आधी हो जाती है। तो 510 का आधा हो जाएगा 255। वो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 8 24, 1 इधर आएगा 15, 3 पंचे 15। हम जानते हैं कि 17 पंचे 85 होते हैं, मतलब 5 से भागा देंगे तो 17 आएगा, और 17 इकाई 17। इसी तरह 92 का आधा हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 9 है ना, तो 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 46 हो जाएगा। फिर 40 का आधा हो जाएगा 23। 23 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा तो 23 को 23 से ही काटेंगे, 23 इकाई 23। अब हमें इसका HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको जो गुणनखंड आया है एक साथ लिख देंगे। 510 में आया है 2, 3 5 17, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 लिख देंगे। और 92 का गुणनखंड आया है 2 गुने 2 गुने 23, एक नहीं लिखा जाता है। वो हमें HCF और LCM निकालना है। तो HCF जो दोनों में मिलेगी संख्या वो सेम संख्या, जैसे 510 और 92 का गुणनखंड है 2 3 5 17 और इसका 2 2 23, तो जिस गुणनखंड जो सेम मिलेगा वो हो जाएगा HCF। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो HCF इसका हो जाएगा 2, बाकी नहीं मिल रहा, बाकी सब अलग अलग है, तो HCF 2 हो जाएगा। और अगर यहाँ भी 3 होता है, यहाँ भी 3 होता है, दोनों में 3 होता है तो उसको भी लेते हैं, लेकिन केवल 2 मिल रहा है तो 2 ही हो जाएगा इसका HCF। अब निकालेंगे हम LCM। LCM में जो मिलेगा वो भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लेंगे। LCM में पूरी संख्या ली जाती है। तो 2 मिल रहा है तो जो मिलेगा वो एक ही संख्या लेना है, ऐसा नहीं कि 2 2 मिल रहा है तो दोनों को उतार लेंगे, जो मिलेगा उसमें से एक ही लेंगे, बाकी इधर 2 रह गया। तो 3 5 17 23 कुछ भी नहीं मिल रहा है तो ये सब को उतार लेंगे LCM में। 3 गुने 5 गुने 17 LCM में सारी संख्या ली जाती है। अब सबको गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंजे 60, 60 को 17 से गुना करेंगे और 17 को 60 से गुना करेंगे। 0 7 0 0 कहीं 0, 0 को किसी संख्या से गुना करने पर 0 ही आता है। 7 6 42, 6 कहीं 6 4 10, 102 0 2 0 1। 17 से गुना कर दिया, अब 23 है तो अब इसको 23 से गुना करेंगे। 0 तिया 0, 3 दूनी 6, 0 तिया 0, 3 कहीं 3, 0 दूना 0, 2 दूनी 4, 0 दूना 0, 2 कहीं 2, 0 6 4 3 2, 23,460 हो जाएगा इसका LCM। इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है
संख्या 12, 144 और 240 का लघुत्तम समापवर्त है। यह HCF आवाज़ गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अभी जैसे निकालें वैसे ही निकालेंगे, इसका भी केवल HCF निकालेंगे, इसमें LCM नहीं निकालना है। 12, 144 और 240 है, गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सुबह गुणनखंड करेंगे 12 का, 144 का और 240 का। 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 इकाई 3 हो गया। अब 144 का निकालेंगे तो ये 12 निकलेगा। 2 से 144 का आधा हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72। फिर 2 से 72 को भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर 2 छक्के 12, 2 से 36 में भाग देंगे तो इसका आधा हो जाएगा 18। फिर 2 9 में 18, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। इसको भी तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे, 240 में भाग देंगे तो 120 हो जाएगा। 120 का आधा हो जाएगा 60, 2 से भाग देंगे तो आधा करते जाएंगे 30, 2 से 30 का आधा 15, 3 पंचे 15 और 5 इकाई 5। इतना आ गया। सबको एक जगह लिख देंगे। 12 है सबसे पहले, तो 12 का गुणनखंड आया 2, 2, 3, तो 2 गुने 2 गुने 3। फिर 144 का गुणनखंड आया है 2, 2, 2, 4 दफ़ा 2 आया है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 दफ़ा आया है 3 गुने 3। और 240 में देख लेते हैं, 2 इसमें भी 4 दफ़ा आया है, फिर 3 गुने 5। और हम केवल इसमें निकालेंगे HCF या लघुत्तम समापवर्त, जो लिखना हो। इंग्लिश में लिखेंगे तो HCF लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो लघुत्तम समापवर्त लिखेंगे। HCF जो 3 संख्या है तो तीनों में जो मिलेगी वही हो जाएगा उसका HCF। गुणनखंड तीनों में सेम होना चाहिए। जैसे इसमें 2 है, तीनों में 2 है तो 2 ले लेंगे। फिर यहाँ तीनों में 2 है, फिर ये 2 भी ले लेंगे। बाकी इसमें 2 है दोनों में, लेकिन तीसरा में नहीं है, पहला में, तो नहीं ले सकते। इसमें भी 2 में 2 है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है तो नहीं लेंगे। यहाँ अगर 3 को देखो तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। इसमें तीनों में 3 मिल रहा है तो हम 3 को ले लेंगे। अब कोई नहीं मिल रहा है, गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इसका HCF हो जाएगा 12। HCF जो तीनों में आएगा जो संख्या वही लेना है। LCM में जो तीनों में आएगा वो भी ले लेंगे, बाकी जो नहीं आएगा उसको भी ले लेते हैं। हो गया इसका आंसर। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि जो संख्या रूट में रहेगी और उसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन हमें ये सिद्ध करके बताना है कि जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो लिख देंगे माना कि √5 बराबर P/Q। क्योंकि ये रूट में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो लिख देंगे जहाँ P/Q एक पूर्णांक है और Q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। मतलब ये जो है Q ये 0 नहीं हो सकता। इसको घेर देंगे, लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। जैसे √5 इधर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, वैसे P/Q है इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब √5 का स्क्वायर, तो कभी भी रूट जो है स्क्वायर से कट जाता है, तो ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा 5। यहाँ P का स्क्वायर हो जाएगा P² और Q का स्क्वायर हो जाएगा Q²। अब एक Q हम इधर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 5Q हो जाएगा। इधर P² और इधर एक Q बच जाएगा, क्योंकि हम एक Q यहाँ दे दिए इस साइड में। अब यहाँ देख लेते हैं, चूँकि ये पूर्णांक है और ये बट्टा में है तो ये हो गया भिन्न संख्या। तो पूर्णांक संख्या कभी भी भिन्न संख्या के बराबर में नहीं होता है, तो लिख देंगे क्योंकि पूर्णांक संख्या नॉट इक्वल टू भिन्न संख्या, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होगा। इसलिए 5Q जो है बराबर नहीं होगा P² Q के। ऐसा इसलिए हुआ, ये दोनों बराबर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जो माने थे
अपरिमेय को परिमेय, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर गलत साबित हो गया। तो लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत थी, हम जो माने थे वो गलत माने थे, इसलिए ऐसा आया। गलत थी या गलत है। और फिर लिख देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। छः नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या से वैसे ही है। इसको भी सिद्ध करना है कि जो 2√3 है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। रूट में जब ही है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर मान लेंगे, माना कि 2√3 बराबर p/q, जहाँ p/q एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। और q जो है 0 के बराबर में नहीं है। इसमें नीचे डायरेक्ट बता लेंगे प्रश्न से, 2√3 बराबर p/q ये माने हुए हैं। और रूट वाली संख्या को इधर ही छोड़ देंगे। अब बिना रूट में जो संख्या है उसको इस साइड लाएंगे। तो यहाँ 2 गुने √3 होता है, 2√3। तो गुना वाला संख्या जब भी बराबर के साइड में आता है तो बट्टा में आ जाता है, मतलब भाग में जाता है। तो √3 बराबर p/q गुने 2 नीचे आ जाएगा, या √3 बराबर p/2 को q से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2q। अब ये चूँकि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये रूट में नहीं है और ये रूट में, तो ये परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो रूट में रहेगी वो परिमेय संख्या रहेगी, और जो रूट से बाहर रहेगी वो परिमेय संख्या रहेगी। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या कहीं बराबर नहीं होता है। तो लिख देंगे चूँकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, इसलिए ये दोनों भी बराबर नहीं होगा। ये दोनों भी बराबर नहीं होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम मान ही गलत लिए थे, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लिए थे। इससे साबित होता है कि ये जो संख्या हम माने थे 2√3 को परिमेय, वो परिमेय नहीं है। क्या है, अपरिमेय है। क्योंकि जब परिमेय मानकर हम चलते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो लिख देंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। 2√3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रूव्ड हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, HCF 306 657 बराबर 9। मतलब दो संख्या दी हुई है, एक संख्या 306, दूसरी संख्या 657। तो इसका HCF आया है 9। अब यही दोनों संख्या का LCM ज्ञात करना है। तो जब ऐसे कोई दो संख्या दिया हो और या HCF या LCM दिया हो तो एक इसका फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, ये सूत्र होता है। अब दो संख्या दी हुई है 306 और 657, इसका गुणनफल होगा तो दोनों को गुना कर देंगे। 306 गुने 657 बराबर HCF गुना LCM होता है। HCF दिया हुआ इसका 9 और LCM हमें निकालना है। तो बराबर के सेट में ये गुना में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा बट्टा में। 306 गुने 657 गुन्ने में 9 है, बराबर के सेट लाएंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा बराबर LCM। हम LCM को सेट मिला सकते हैं। अगर ये कटेगा तो हम काट देंगे, और ये कटेगा ही क्योंकि इसी का ये HCF है, तो HCF दोनों से कट जाएगा। अगर 9 से हम इसको काटते हैं 657 को तो 9 7 63
और बच गया 2, तो 27 9 तिया 27 73 हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुने 73। दोनों को गुना करेंगे तो एलसीएम हमें मिल जाएगा। 306 को गुना करेंगे 73 से, 6 3 18 और 3 तिया 9, 7 6 42, जीरो के सामने वही यहाँ से लग दिया जाता है 7 21, 8 2 1 3 9 4 13, 1 हासिल 2 2, 22,338 हो जाएगा इसका एलसीएम। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो कभी भी प्लस या माइनस से अलग किया रहे अप्रिमेय संख्या को, तो उसे हम आर मान के चलेंगे, p/q नहीं मानेंगे। बना सकते हैं p/q पे भी, लेकिन वो बड़ा बन जाएगा। लेकिन प्लस माइनस के बीच में दिया हो तो उसे आर मानकर बनाएंगे तो आसान बन जाएगा। तो यहाँ मान लेंगे, माना कि 3 + 2 √5 बराबर आर, जहाँ आर एक परिमेय संख्या है। आर क्या है? एक परिमेय संख्या है। और इसको निकाल लेंगे, उतार लेंगे नीचे प्रश्न से। 3 + 2 √5 बराबर आर माने हुए हैं। तो क्या करना है, √5 में जो संख्या वो इधर ही रहेगी, बाकी सारी संख्या जो है इधर आ जाएगी जो रूट में नहीं है। तो 2 √5 को पहले लिखेंगे, बराबर में आर है। शुरू में कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस वाली संख्या इधर जाती है तो माइनस हो जाता है। तो +3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, बराबर कैसे रहेगा। तो और √5 को इधर रखेंगे, रूट वाली संख्या बस इधर रहनी चाहिए। बराबर में है r - 3, ये गुने में 2 है, 2 गुने √5 होता है 2 √5, तो गुने वाली संख्या बराबर कैसे रहेगा? तो वो हो जाएगा 32 में। और चूंकि ये रूट में है तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, और ये रूट से बाहर है तो हो गया परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर में कभी नहीं हो सकता है। तो लिख देंगे, चूंकि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, इसलिए ये दोनों में क्या होगा? बराबर नहीं होगा। √5 नॉट इक्वल टू r - 3/2। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपरिमेय संख्या को परिमेय मान के चले थे। तो लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है। तो ये जो है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। इतना अगर चैप्टर फर्स्ट से सीख लीजिएगा तो एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। वास्तविक संख्या से यही सब पूछा जाता है। इसमें संख्या चेंज हो सकती है, जैसे यहाँ पे प्लस है उसकी जगह माइनस दे सकते हैं, साइन चेंज हो सकता है, 2 की जगह 3 दे सकता है। बाकी सवाल यही रहता है। इसका अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।